लोगों से ऊपर की व्यवस्था की है, अभी इससे आगे ऊपर का अभी गर्मी के टाइम में किधर हम व्यवस्था कर पाएंगे, तो इसके लिए रहने के लिए व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई तो लोग ऐसे बोल रहे हैं हम हमारे हिसाब से होटल बुकिंग कराएंगे, लेकिन हमको आना है, वो हिसाब से आज। तो ये सब जो है, तो मतलब ऐसी जो सिचुएशन है उसके लिए जिसने ये जो कंटेंट मध्यस्थ दर्शन अद्भुत बात ये धरती पे जो बताया है, उसके लिए मैं ये सब सिचुएशन ऐसा जो परिस्थिति आता है तो उसके लिए मैं सबसे पहले बाबा जी को नमस्कार करता हूं कि ये कंटेंट की वजह से लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, कंटेंट तो जोरदार है, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सब्जेक्ट तो सब जगह पर सही है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर है ना, वो पढ़ाने वाला टीचर कैसे है इसके पर से क्लास की संख्या हाजिर रहती है। क्या कि डिलीवर करने वाला टीचर, कोई कोई क्लास ऐसा होता है कि वो मैथ्स पढ़ने में उनके क्लास में एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं रहता है, और कोई कोई क्लास ऐसे होते हैं कि जिधर उधर जाना बच्चे के लिए बहुत सिर दर्द होता है। ये दोनों सिचुएशन है। तो मैं ये सिचुएशन होने के लिए दूसरे नंबर पे जो बात है, तो इसको डिलीवर करने वाले अपने प्यारे सोम भैया के लिए बहुत बहुत ये करते हैं, उनकी वजह से ये एक सिचुएशन आ रही है। कल 5 से 8 में अहमदाबाद में सरदार धाम में एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था, उसमें भी सबको ना बोल के, और जिसने जीवन विद्या परिचय शिविर किया है वैसे लोगों को नहीं आने के लिए रिक्वेस्ट किया है, आप लोग मत आइए, क्या कि ये इंट्रोडक्शन है, नहीं तो हम हॉल में व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन कल 5 से 8 का प्रोग्राम था, उसमें भी यही सिचुएशन थी। तो भैया रात को लेट पहुंचे, और अभी आज की डेट में ये है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये हम लोगों का आयोजन के लिए हमारे आमंत्रण को आप लोग ये करके ये गर्मी के टाइम में इधर आप आए, और ये आप नहीं होते तो बाकी का सब कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता और धन्यवाद। भैया के लिए मैं परिचय की बात करने का ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है, क्या कि ये 7 दिन में वो बोलेंगे वही उनका परिचय है। लेकिन खाली शॉर्ट में बताऊँ तो भैया ने इंजीनियरिंग किया, 2-3 साल जॉब किया, लेकिन जो जॉब और बिजनेस में जो हिसाब से दुनिया चलती है उसके हिसाब से चलने में झूठ नहीं बोलना और गलत नहीं करना, ऐसी चीज होके नौकरी करने में भी मुश्किल है, बिजनेस करने में भी मुश्किल है। तो वो उनको महसूस हुआ 2-3 साल में, उनको लगा कि ये दुनिया को मैं नहीं सुधार पाऊंगा और मैं उनके हिसाब से इतना नहीं, मेरा भी मैं कन्वर्ट नहीं हो पाऊंगा। तो उसके हिसाब से फिर वो खुद दिल्ली छोड़ के बस्तर के जंगल में 1 साल के बेटे को और पत्नी को लेके बस्तर के जंगल में मेरे को ये बात इसके लिए भाव विभोर करती है कि जो जंगल में अभी सरकार नहीं पहुंची है, वो जंगल में छोटे बच्चे को लेके और पत्नी को लेके वो परिस्थिति अपन सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, अंदर क्या करने का जुनून होगा। तो शायद मैं इतना उनके ये भाव से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मतलब क्या है कि भैया ने वो टाइम पे उधर बस्तर के जंगल में गए और उधर गायत्री परिवार के साथ में काफी उधर काम किया, और वही दौरे में प्रणेता आदरणीय नागराज जी का
परिचय हुआ और फिर पूरी लाइफ एक अलग से शेप ले लिया और जर्नी कुछ अलग हो गई। और आज की टाइम में आज लास्ट 20 साल से ये शिविर मतलब ऐसे ले रहे हैं। अभी भी परसों रात को इधर 11 बजे पहुंचे अहमदाबाद, उसके पहले दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में 5,000 टीचर्स, दिल्ली गवर्नमेंट के 5,000 टीचर की 5 दिन की शिविर लेके परसों रात को वो पहुंचे हैं इधर। अभी मतलब समझो कि कल का प्रोग्राम हुआ, आज अभी 8 दिन ये शिविर है और इधर के बाद 5 से 11 अहमदाबाद के पास में किंग्स विला में दिल्ली गवर्नमेंट के हेडमास्टर मतलब आचार्य और ऊपर के जो भी है उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किंग्स विला अहमदाबाद के पास में जो है उधर उनका बुकिंग करके उधर शिविर का आयोजन किया है। तो फिर 5 से 11 उधर का शिविर है। तो ये शेड्यूल देख के ही ऐसा लगता है कि ये बिना पैसा लेना नहीं है और फिर भी मतलब ये काम जो हो रहा है तो उसके लिए मेरे को लग रहा है कि भैया का लाइफ है वही उसका मतलब संदेश है और मतलब बोलना करना और सोचना वो सब एक डायरेक्शन में है। उसके लिए उसका जो शब्द बोलते हैं उसका वेटेज इसके लिए है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा टाइम भी मतलब ये नहीं करूँगा और मैं भैया को आमंत्रित करता हूँ। साथ में हमारे साथ में अभी ये अपना शिविर चल रहा है, वैसे एक अध्ययन शिविर नीचे है, उसके लिए अजय जैन भैया जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट और शेल कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन में अच्छी पोस्ट पे भैया ने काम किया है शेल में। और उसके बाद जब भी वो आईआईटी दिल्ली में थे तभी वो आईआईटी में बाबा जी वो टाइम पे आईआईटी में गए थे। तो आईआईटी में बाबा जी गए वो टाइम से उनका उनके साथ का परिचय था और मतलब उन्होंने भी ये इसको अच्छी तरह से लिया है। और भैया भी नीचे का जो एक पुस्तक है समाधानात्मक भौतिकवाद, उसका जो लोग परिचय शिविर करते हैं 1 2 3 परिचय शिविर होता है, उसके बाद फिर आगे का डिटेल में जानने वाले जो लोग हैं उनके लिए नीचे अध्ययन शिविर है। तो भैया वो नीचे अध्ययन शिविर लेंगे और बाकी का इधर अपन मतलब जो भी परिचय शिविर का होगा। तो मैं सोम भैया को भी इधर बुलाता हूँ और अजय भैया को भी सबसे परिचय हो जाए इसके लिए एक बार आप भैया आप भी ऊपर आ जाइए। और अजय भैया भी आप जरा बात करिए। बहुत बढ़िया, खूब शानदार आयोजन और जितने लगन से फॉलो अप के साथ यहाँ पर पूरा समर्थ परिवार जुड़ा रहता है और उसका प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है कि समय से पहले ही सब लोग उपलब्ध हैं। हम लोग ये अध्ययन और परिचय शिविर करने का एक कारण ये भी रहता है कि जो गोष्ठी होती है परिचय शिविर के लोगों के साथ, तो जो लोग अध्ययन करने वाले हैं वो चूंकि पहले से जुड़े हुए हैं तो वो सहयोगी के रूप में साथ में आ जाते हैं। तो पहला सेशन हम लोगों ने कॉमन रखा है और टी ब्रेक के बाद हम लोग अध्ययन जो करने के लिए आए हुए हैं हम लोग नीचे मिलेंगे। खूब बढ़िया, ये तो पक्का मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ इस बात को और इतने सारे शिविरों को देखा हुआ है कि ये जो 7 दिन है ये अभी तक की ज़िंदगी एक तरफ और ये जो अभी जो 7 दिन 8 दिन आप निकालने वाले हैं वो एकदम उस पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे नए प्रस्ताव आएंगे, है ना, उसको मन लगा के उस पर अपना तर्क लगाइए, उस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको जिज्ञासाओं को रखिए। बिल्कुल निश्चित आपको ये 7-8 दिन में लगने लगेगा कि ये कोई एक अलग बात है जिसको हम अध्ययन विधि से तर्क विधि से
समझ सकते हैं, और समझने में, विचारों में जो परिवर्तन आता है वो आचरण में दिखाई देता है, वो आता ही है, धीरे धीरे होता है बट आता है। खूब बढ़िया, आप सबका खूब खूब स्वागत, और हम लोग बीच में मिलते रहेंगे। सोम भाई। हाँ जी, सभी को नमस्कार। रास्ते में हम लोग आते रहे तो मैं दशरथ भाई से कह रहा था कि देखो 10 बजे के पहले लोग कहाँ आते, और यहाँ आए तो हम तो यही सोच के आए थे कि अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोग जिस तन्मयता के साथ और जिस व्यवस्थित तरीके से, कल भी मेरे को लगता है कि कल की सभा भी ऐसे ही रही, तो शायद ये गुजरात में एक तरह की किसी नई बात को सुनने के लिए और उसके लिए जो एक स्वानुशासन की ज़रूरत है उसका हम पालन करते हैं, और शायद यही सब चीज़ें हैं कि हम आगे बढ़े हैं। कि इन नई चीज़ों को सुन पाना, स्वीकार पाना, उसको अपनी ज़िंदगी में ट्रांसलेट करना, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में ट्रांसलेट करना। तो आप सबके प्रति खूब खूब धन्यवाद है। बाहर से आए लोग एक बार हाथ उठाएं, बाहर से जो आए, तो इतनी बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग हैं, धीरे धीरे सबका परिचय होगा। तो आप सभी जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विसनगर विसनगर अपनी कंपनी से कितने लोग, तो आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का एक सफल आयोजन यहाँ होने लगा है। और केवल ऐसे लोग जो ये क्या, हाँ जी, बच्चों को अलग से शिविर लगाए, कुछ करना चाहिए। काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, यदि अपने में से किसी की सामर्थ्य है और बच्चों का एक शिविर चला सकते हैं तो चलाइए। काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि बड़े लोगों के शिविर में ये एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। कुछ हो सकता है तो देखिए। पोषक पटेल जी, आप ही कर सकते हो। देखिए, इस बार मैंने 3-4 महीने से मेरे मन में भी कुछ मंथन चलता रहा है, तो इस बार इस शिविर का डिज़ाइन बदलेंगे। तो जैसा रेगुलर परिचय शिविर चलता है वैसा ना चल के कुछ और सीनियर लेवल का चलेगा। तो पोषक पटेल जी कहाँ हैं? हाँ, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। यदि आप स्वीकार सकें स्वेच्छा से और आपको ठीक लगता है तो बच्चों के साथ आप एक शिविर चलाएं। है, चलाएंगे पक्का? और नीचे अध्ययन है, कितना अध्ययन करोगे आप, कुछ करा भी दो दुनिया को, है ना। मेरे को लगता है कि आप एंजॉय भी करते हो बच्चों का साथ, तो यदि ऐसा है तो उसको देखिए और बच्चों के लिए एक बढ़िया शिविर चलाया जाए, है ना। बाकी तो आप 3 महीने हापुड़ आ ही रहे हो, वहाँ अध्ययन करेंगे। बहुत ज़रूरत है, बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बच्चे बहुत कुछ अच्छा सुनना, करना, बोलना, बात करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह की सपोर्ट सिस्टम हमने नहीं बनाई, तो धीरे धीरे बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बना लीजिए, छोटे बच्चों के लिए भी कोई व्यवस्था बना लीजिए। चलें,
देखिए, विसनगर में शिविर करने का और साल में 2 शिविर की बात हमने की है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है और बड़ा उसके पीछे उद्देश्य है। अब तक की जीवन विद्या की यदि 15-20 साल की यात्राओं को देखें तो हमने कुछ परिवारों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, कुछ संस्थाओं को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। दिल्ली एजुकेशन के प्रयोग में एक सरकार में भी बड़े रिजल्ट आ सकते हैं, शिक्षा में कुछ बड़े रिजल्ट आ सकते हैं, वो भी धीरे धीरे दिखाई दिया है। तो ये सब काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और परिवारों के रूप में दशरथ भाई, दिनेश भाई परिवार के रूप में ऐसे भी कुछ परिवार दिखाई देने लगे हैं जहां जॉइंट फैमिलीज बहुत शिद्दत के साथ इस पूरे ज्ञान को अपने परिवार में, अपनी परिवार की खुशहाली के लिए, अपने बिजनेस की खुशहाली के लिए किस तरह से लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये भी कुछ खुश होने लायक प्रयोग दिखने लगे हैं। अब अगला प्रयोग ये है, 2 ढंग से उसको देख रहे हैं। यवतमाल एक जगह है महाराष्ट्र में जहां 2 लाख की पॉपुलेशन है और विसनगर एक जगह है जहां 1 लाख की पॉपुलेशन है। यवतमाल में भी पिछले 10 साल से काम चलता रहा है और गवर्नमेंट के लेवल पे वहाँ कुछ वर्कशॉप्स जीवन विद्या के होते रहे हैं। हमारे सरकार में काम करने वाले मित्र भाई उसको चलाते रहे हैं, लेकिन एक संयोग बना, नागपुर में सम्मेलन था और वहाँ से सामाजिक रूप में कुछ वर्कशॉप और कुछ काम आगे बढ़ा। तो लगभग अब स्थिति ये है कि यवतमाल का 40% प्रभावशाली वर्ग, एक वर्ग होता है जिसका शहर में एक प्रभाव होता है। लगभग स्थिति यह है कि यवतमाल जैसा 2 लाख की पॉपुलेशन का शहर, किसी भी शहर में ये मानते हैं कि 3 से 5% पॉपुलेशन यदि एक तरह की विचार शैली को समझने सोचने लगती है तो उस शहर में उसका प्रेजेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है, विशेष रूप से छोटे शहरों में। दिल्ली जैसे शहर में, अहमदाबाद जैसे शहरों की बात अलग है। तो ये दिखाई देने लगा है कि वहाँ के वातावरण में एक प्रभाव अगले 2-3 साल में दिख जाएगा। विसनगर में भी काम करने के पीछे उद्देश्य यही है। क्या 1 लाख की पॉपुलेशन का शहर जहां वहाँ के मुख्य लोग यदि इस विचारधारा में शामिल हो गए हैं और इस कंपनी में काम करने वाले 1000-2000 परिवार भी ऐसे होंगे जो विसनगर में ही रहते हैं, यदि इन सब का प्रभाव बनता है तो एक विसनगर शहर में उसका प्रेजेंस रजिस्टर कैसे होता है और एक छोटे शहर का वातावरण कैसे बदलता है। और सही अर्थों में, चाहे हम बच्चों की शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, एक छोटा गांव, एक बढ़िया गांव की कल्पना कैसी हो सकती है और एक छोटे शहर की कल्पना कैसी हो सकती है, जहां सही अर्थों में हमने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, हमने शिक्षा के लिए कुछ सोचा है, स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचा है। और मतलब अपेक्षा तो है हम सबकी कि एक बेहतर जिंदगी जी सकें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, लेकिन ये सब एक परिवार की सीमा में नहीं आता है। जब एक सिस्टम क्रिएट होने लगते हैं तो हम फिर बहुत कुछ बेहतर सोच पाते हैं। तो विसनगर में भी शिविर करने के पीछे प्रयोग, शिविर करने और ये सब सारी मेहनत का पीछे आशय यही है कि क्या एक छोटे शहर का वातावरण बदल सकता है। हो सकता है इसमें 3 साल लगे, 5 साल लगे, ऐसा नहीं कह रहे कि पूरा शहर ही बदल जाएगा, लेकिन उसका प्रेजेंस दिखने लगता है, जगह जगह पॉकेट्स में काम होने लगते हैं। मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि आज का दिन हम कर लेते हैं, कल के दिन से विसनगर के लोग जो प्रॉपर विसनगर में रहते हैं वो अपने क्षेत्र वाइज उनको गोष्ठियों में डिवाइड करेंगे, वो क्षेत्र वाइज यहाँ बैठेंगे और आप जो कंपनी में डेली अल्टरनेट डेज में बैठे हैं, आप में से कोई एक मेंटर उनके साथ रहेंगे। और जब ये शिविर समाप्त हो जाएगा तो ये गोष्ठियाँ कंटिन्यूसली विसनगर में चलेंगी। तो बहुत संभावना है कि यदि इस बार विसनगर से कितने 200 लोग हैं, यदि विसनगर से 250 लोग हैं तो 20 की एक गोष्ठी, तो 10 गोष्ठियाँ इसके शिविर के बाद में विसनगर में स्थायी रूप से चल रही होंगी, क्योंकि ऐसा हमने यवतमाल में करके देखा, सूरत में करके देखा, ये प्रयोग सफल रहा। शिविर के दौरान जिस तरह का उत्साह बनता है, जिस तरह की एक नई जिंदगी जीने की उमंग बनती है और तमाम समस्याओं के समाधान का एक क्लियर कट रास्ता दिखाई देता है, वो एक आशा जगती है। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए शिविर के बाद के मैकेनिज्म को कैसे बनाएं, वो मेरे को लगता है कि एक और मुख्य काम है जिसको हम यहाँ मिलके बना लेंगे। और अब हमारी तैयारी है ना, हमारी कंपनी में समर डायमंड के हमारे मित्र जो अल्टरनेट डेज में लगातार बैठ रहे हैं और बीच बीच में जो अध्ययन शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि अब हमारी ये योग्यता बन गई है और इन गोष्ठियों के संचालन से हमारी योग्यता और निखरेगी और हम बेहतर स्थिति में आएंगे।
तो इस शिविर के लिए पिछले 3-4 महीने से मेरे मन में एक मंथन चलता रहा और इसको थोड़ा सा और हायर लेवल पे लेके जाएंगे। और पोषक पटेल जी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो बच्चों का शिविर अलग से चलाएंगे। है नहीं चलाएंगे? आए आ रहे हम अलग बच्चों का चला लेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया। और लंच के दौरान कितने लोग हैं जिनको गुजराती में यदि इसका बीच में 1 घंटे के लिए शेयरिंग हो जाएगा तो आपको ठीक लगेगा? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि गुजराती में बीच में शेयरिंग हो जाएगा तो आपको ठीक लगेगा, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना, आप संकोच ना करें, हाथ उठाएं, है ना। तो लंच के दौरान हम आधा पौना घंटे की एक शेयरिंग, जो भी मैं दिन भर में जो भी चर्चा होगी उसको रिकैप करने की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि वो लगातार गुजराती में भी थोड़ा रिकैप होता रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ ऑडियंस ऐसी दिखाई दे रही है जिनको हो सकता है हिंदी उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो चलिए, खूब खूब शुभकामनाएं और खूब खूब धन्यवाद आप सभी को। फिर एक यात्रा शुरू करते हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 7 दिन बाद जब यहाँ से उठ रहे होंगे तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी तक आप लेके आए थे। कुछ तो इसमें बदल ही जाएगा और डेफिनेटली बदलेगा। और यहाँ गोष्ठियों के क्रम को कितना बढ़िया से सजाया जाए, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो आज दिन में इसको कर लेंगे और कल से हम बहुत व्यवस्थित चलेंगे। आज दिन भर की चर्चा इस बात पे रहेगी, क्योंकि जब हम जीवन विद्या नाम सुन रहे हैं तो उससे लगता है कि जीवन से रिलेटेड कोई बात है, जीने से रिलेटेड कोई बात है। तो क्या जीवन नहीं है? क्यों, क्या जीवन हमने अब तक नहीं जिया है? क्या हम अब तक सोचते समझते नहीं आ रहे हैं? क्या हम जी नहीं रहे हैं? तो ये तो लगता ही है कि क्या ऐसा नया मिल जाएगा। तो कोई किसी के प्रभाव से आ जाता है, कोई किसी के दबाव से आ जाता है ना। लेकिन सार बात इतनी है कि जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो बिल्कुल पहली बार शिविर कर रहे हैं, पीछे का कोई परिचय नहीं? बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या है। और कितने लोग हैं जो दूसरी बार शिविर कर रहे हैं या 2 से ज़्यादा कर रहे हैं? गुड, वो भी एक अच्छी संख्या है। तो ये भी एक अच्छा मिक्स है। कुछ ऐसा करने की भी ज़रूरत है कि जो गले में आपने रिबन टांगा है, इसके 2 कलर होने की ज़रूरत है। एक कलर वो है जो प्राइमरी लेवल के लोग हैं, जो पहली बार शिविर कर रहे हैं। एक वो है जो सीनियर लेवल है, क्योंकि इतने बड़े मंच से बहुत सारे अपने दिल की बात कह पाने में संकोच भी होता है। यदि ये दूसरा वाला कलर दिख जाएगा तो मेरे को पता है कि मेरे को कोई बात करनी है तो किससे करनी है ना। ऐसा भी उचित रहेगा। बड़ी सभा में फिर बहुत सारी चीज़ें, मैकेनिज्म भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 to 1 बात करने का बड़ा अवसर नहीं मिलता है। चलिए, मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है ना। लेकिन शर्तें हैं। शर्तें ये हैं, और मुझको कोई शंका नहीं है, क्योंकि मुझको पता है अब मैं दिल्ली में नहीं बैठा हूँ, गुजरात में बैठा हूँ। दिल्ली में शर्तें लागू कराना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में आदमी सुनने कम आता है, सुनाने ज़्यादा आता है। उसको ऐसा लगता ही नहीं है कोई मेरे को सुना सकता है। तो यहाँ आप सब किसी उस बात के सम्मान के साथ में आते हैं कि किसी नए दर्शन को हमको सुनना है, किसी नई बात को सुनना है और उसको समझना है, सोचना है। फिर कोई प्रश्न आएगा तो बात करेंगे। तो दोस्तों, कुछ बातें कह देता हूँ जो आपके ध्यान में आ जाएं। आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है कि आप किसी नई बात को, सही बात को सुनने आए हैं और अपनी ज़िंदगी में किन्हीं ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और उसके लिए आपको लगता है कि कोई एक प्रस्ताव है जिसकी जानकारी आपको मिली। अब जो मैंने कहा कि 7 दिन में ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझको इसमें कोई शंका नहीं है। ये बात ठीक है, किसी की कम बदलेगी, किसी की ज़्यादा बदलेगी, और किसी की तो बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है। वो सब अपनी अपनी हमारी जर्नी है। हमारी जर्नी जैसी है उसके ऊपर ही कोई काम शुरू होता है। लेकिन एक बात है, एक शर्त है कि सुन पाएंगे तो बदलेगी। अब सुन पाने की शर्त में, सुन पाना एक बड़ी घटना है, और किसी दर्शन के लिए ये एक बहुत प्राइमरी शर्त है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा सुन पाना। अभी हम जब सुन रहे होते हैं तो अपने पूर्व ज्ञान से कंपेयर कर रहे होते हैं, या जैसा मैं कहता हूं कि कोई ओशो पढ़ के आया है
तो फिर वो ओशो के साथ में कोई वेदांत पढ़ के, अच्छा आप तो वेदांत बोल रहे हो, है ना। तो कुछ भी लिखते ही, कल अहमदाबाद की सभा में बोर्ड पे जब लास्ट में 5 बातें लिखी, अच्छा तो आप वेदांत तो नहीं बोलने वाले। तो मैंने कहा भैया ठहर जाओ यार, अभी तो 2 घंटे बात नहीं हुई है। तो मैं कहा 7 दिन में कभी बैठेंगे तो पूरी चर्चा होगी। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि ये बात अपने आप में नई बात है। थोड़ी सी आपको मैं मानव जाति की हिस्ट्री यदि शेयर कर दूं तो आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि कितना लंबा सफ़र करके इस प्लेनेट पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लगभग इस प्लेनेट की यात्रा 450 साल की है। 450 साल में पहला सेल आने में 100 करोड़ साल लगा। ये धरती इतना विकसित हो सके कि इस पे सेल फॉर्मेशन का काम शुरू हो सके, तो इसमें 100 करोड़ साल का समय लगा। 450 करोड़ साल पूरी धरती की आयु है। अच्छा 450 करोड़, 450 करोड़ साल में 100 करोड़ साल केवल पहला सेल आने में लगा। जैसा फॉरेस्ट हम देख रहे हैं, ऐसा फॉरेस्ट आने में लगभग 315 करोड़ साल लगे। 450 करोड़ साल में से 315 करोड़ साल केवल जैसा फॉरेस्ट अभी हम देख रहे हैं, इतना उन्नत फॉरेस्ट देखने में 315 करोड़ साल का सफर लगा। गोरिल्ला लगभग 1 करोड़ साल पहले आया। जैसा मानव अभी दिखता है, जिसको हम होमो सेपियन बोलते हैं, इसको आने ये करीब 2 लाख साल पहले आया। 70,000 साल पहले मानव में कल्पनाशीलता का विकास हुआ, कॉग्निटिव माइंड का डेवलपमेंट हुआ, ऐसा मानते हैं। 13,000 साल पहले, 12,000 साल पहले हमने खेती शुरू की, ऐसा मानते हैं। 5,000 साल पहले हमारा फिलॉसफिक डेवलपमेंट शुरू होता है। भारत में ये फिलॉसफिक डेवलपमेंट 5,000 साल पहले शुरू होता है, और वेस्ट में ये करीब 3 से 4,000 साल पहले शुरू होता है। और 2,500 साल पहले अंतिम दर्शन के रूप में जैन और बौद्ध दर्शन आता है। पिछले 2,500 साल में कोई भी नया दर्शन नहीं आया है। तो हमारे पास जो कुछ भी बोलने, कहने, सुनने, जीने के लिए है, वो 2,500 साल पुराना, 2,500 से 5,000 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। इन 2,500 से 5,000 साल पुराने सॉफ्टवेयर में हमने आत्मा, परमात्मा, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी सारी बातें की हैं, उससे जैसे आज हम जी रहे हैं, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है, साक्षात है। जो कुछ भी हमने धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से पाया है, उनका भी धन्यवाद है। जो कुछ भी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पाया है, उसका भी धन्यवाद है। लेकिन जो यात्रा शेष है, वो अभी शेष ही है, उसकी पूर्ति। तो मानव के साथ एक सूत्र है कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। तो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में आराम आ गया है, भौतिक सुविधाओं के मामले में काफ़ी आराम आ गया है, लेकिन जहाँ तक मानसिक मामला है, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है ना। जैसे आज की डेट में मैं आपसे पूछूं, हमारे घरों में समस्या संबंध की कमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? बोलो। हमारे घर में समस्या संबंध की कमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? संबंध की कमी के कारण है। हम रात दिन प्रयास साधन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि संबंध बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? साधन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हम कैसे लोग हैं? लोग खराब नहीं हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि संबंध के मामले में कुछ किया जा सकता है। लास्ट में डिवोर्स ही एक सहारा है, भाई भाई का बंटवारा ही एक सहारा है, बच्चों से नहीं मिलती थोड़ी डिस्टेंस बना लें, यही एक सहारा है। आदमी के साथ हमारा वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि आदमी के साथ चला जा सकता है। लास्ट में यही है, थोड़ी हमिंग है देखो, लास्ट में यही, मैं थोड़ा दूर करता हूँ, लास्ट में यही ध्यान में आता है कि भैया जिससे नहीं बनती है उससे दूरी बना लो। और लास्ट में दूरी बनाते बनाते एक भी आदमी अपने साथ नहीं बचा। तो अभी का जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ये जो एनिमल लवर और नेचर लवर और सोलो ट्रैवलर्स, ये जितना भी कुछ ट्रेंड है, इसका एक बड़ा हिस्सा है कि हम आदमी के साथ नहीं जी पा रहे हैं। आदमी जीना तो चाहेगा,
खुश तो होना चाहेगा, फिर चाहे प्रकृति को ढूंढे, चाहे कुत्ता बिल्ली ढूंढे, आदमी की तलाश है कि फाइनली वो जिएगा, किसी के साथ जिएगा। इन सारी बातों को देखते हैं तो ये ध्यान में आता है कि इस धरती के इतने लंबे सफ़र में जो कुछ भी हुआ है एक दिन में नहीं हुआ है, ना अच्छा एक दिन में हुआ है, ना बुरा एक दिन में हुआ है। इसलिए ना अच्छा एक दिन में बदलने वाला है, ना बुरा एक दिन में बदलने वाला है। सब चीज़ अपने आप में एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को समझ के, उस प्रक्रिया को समझ कर जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसका भी सम्मान कर पाएंगे, और जो कुछ भी गैप है उसको भरने की जिम्मेदारी हम ले पाएंगे। दोस्तों, 2 प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने ध्यान दिला देता हूँ। 2 प्रश्न हैं जो धर्म, अध्यात्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, माँ बाप सबके लिए अनआंसर्ड हैं, जिसका उत्तर ना विश्व की किसी यूनिवर्सिटी में मिलता है, ना धर्म और अध्यात्म में मिलता है। 2 प्रश्न हैं जो हमारे लिए अनआंसर्ड हैं, और इन 7 दिनों में इन 2 प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। आदरणीय नागराज जी के माध्यम से ये दर्शन जिस तरह से उपलब्ध हुआ है, परंपरा में जो कुछ भी हुआ उसका सम्मान करते हुए, जो गैप है उसको भरने का एक प्रयास है। और क्या गैप है? जो कुछ भी तमाम उपलब्धियां हैं उसके बावजूद भी 2 प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है। प्रश्न नंबर 1, अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके, इसकी योग्यता हमारे पास नहीं है। एक परिवार में, है ना, इस धरती पे, भैया थोड़ा सा आप अपने टॉक सीमित रखें। इस धरती पे आपके 10 करोड़ फॉलोअर हो जाएं, ये बहुत आसान है ना। आपके 10 करोड़ फॉलोअर हो जाएं, ये आसान है। एक छत के नीचे एक परिवार के लोग बिना किसी गिला शिकवा शिकायत के जी सकें, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। जिसकी दम है करके देख लो। जो अपने आप को वीर मानता हो, बहादुर मानता हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानता हो, है ना, दुनिया को पलट देने के ख्वाब देखता हो, मेरे को लगता है कि घर में ही सारा दर्शन हो जाता है, घर में ही सारी सीमाएं दिखने लगती हैं। तो मेरा ये आपको 2 प्रश्नों के रूप में हम क्लियरली उसको चिन्हित कर पाएं कि इन 7 दिनों में हम क्या करने वाले हैं। तो एक प्रश्न ये है कि अपनों के साथ सारी एजुकेशन, सारा धर्म, अध्यात्म सब कुछ करने के बावजूद अपनों के साथ एक घर में हम बिना गिला शिकवा शिकायत के जी पाएं। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे परिवार में किसी भी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो? आप ना चाहें ऐसी आपकी कोई, क्या बोलते हैं, औकात शब्द थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल, हैसियत नहीं है। नेचुरली ये नेचुरल है, ये सभी मानव में नेचुरल है। इसलिए ये हम चाहें, इसमें आपका कोई चाहने में रोल भी नहीं है। ये मैं कुछ सोच के चाह रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मौलिक है, सभी मानव में है, एक समान है, इसको हम कभी नहीं बदल पाएंगे। तो ये समझ में आया कि ये हमारी प्राकृतिक चाहत है, नेचुरल चाहत है, मूल चाहत है, सभी की है। दूसरा कहना चाहता हूं, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता एक परिवार पा जाए, ऐसा नहीं हो पाया। दूसरे की गाड़ी, दूसरे का बंगला। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि दिल्ली में क्या है, वो सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी। हमारे एक मित्र हैं जो एक डाइट के प्रिंसिपल हैं, उनकी सैलरी 2.25 लाख। तो डाइट मतलब जहाँ टीचर की ट्रेनिंग देते हैं ना, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं। अब उनकी वाइफ भी गवर्नमेंट में टीचर है, 2.25 लाख की लगभग उनकी भी है। लगभग 4 लाख रुपया घर में आ जाता है। एक बच्चा है, उसको भी कोई ऐसा शौक नहीं है, पति पत्नी भी बिल्कुल सामान्य, कोई फालतू वाले शौक वाले नहीं। तो उनकी समस्या है ये 4 लाख को खर्च कहाँ करें। और ये ऐसी बात नहीं है, जहां लोगों में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है और थोड़े सिस्टम्स ठीक हैं। आज हमारी घबराहट इस बात की है कि कल को हेल्थ प्रॉब्लम आएगी तो ये एलोपैथी में इतना खर्चा होता है, ये पैसा कहाँ से आएगा। आज हमको लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो महंगे स्कूल में पढ़ाना है, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। यदि मान लीजिए सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपको हेल्थ और एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है, वो सरकार के द्वारा, जैसे फिनलैंड जैसे कंट्री हैं,
जहाँ पे दी बेस्ट एजुकेशन देश के सभी बच्चों के लिए, दी बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, वहाँ आपको हेल्थ और एजुकेशन की चिंता नहीं करना है। तो वहाँ यदि सरकार ने सैलरी बढ़ाई तो लोगों ने आंदोलन किया कि हमको इतनी सैलरी की आवश्यकता नहीं है, हमारी सैलरी कम की जाए। ये घटी घटना है ना, ये मैं कोई कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आता इसका करना क्या है। और लोग थोड़े मैच्योर हैं, सेंसिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डरे हुए हैं, हमारे भीतर डर हैं, अपने भीतर के डर हैं, जो हम गरीबी से निकल के आए हैं, गरीबी की छाप हमारे ऊपर है, हमारे कुछ अपने भीतर के डर हैं, हमारे कुछ बाहर की अव्यवस्थाओं के डर हैं, ये डर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। इसका मतलब है एक परिवार अपने में ये तय कर पाए कि मैं दूसरों की गाड़ी या दूसरों का मकान देख के प्रभावित नहीं होता, मेरा मकान मेरी आवश्यकता से मैं तय कर पाऊंगा, और कोई भी मकान देख के मेरे को एक सेकंड के लिए भी ऐसा लालच नहीं आएगा मेरा मकान ऐसा होता तो कैसा होता, मेरी गाड़ी ऐसी होती तो कैसी होती। मेरी गाड़ी मेरी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, मेरा मकान मेरे आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। फिर मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस पर गर्व के साथ हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरी चॉइस है और मेरी जिंदगी के लिए वो दी बेस्ट है, उसकी खुशी मेरे पास है, उस खुशी के साथ मैं चल पाऊँ। तो दो बातें मैंने कही, एक कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता हमारे पास अर्थशास्त्र में 10 PhD करके नहीं आई, स्टैनफोर्ड पढ़ के नहीं आई, ऑक्सफोर्ड पढ़ के नहीं आई। देखिए हम दिल्ली में यही प्रयोग कर रहे हैं, टीचर्स को फिनलैंड से लेके, सिंगापुर से लेके, ऑक्सफोर्ड से लेके और IIM अहमदाबाद से लेके सब जगह भेजते हैं। जब वो सब जगह घूम के आ जाते हैं तब उनके साथ शिविर करते हैं। तो हार्वर्ड जाने के बाद भी हापुड़ फिर ठीक लगता है, क्योंकि जब वो बाहर घूम के आते हैं तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है कि IIM ने हमको क्या पढ़ाया। और मैं अपनी मेहनत से तो मेरे काल में मान लो IIM अहमदाबाद जाके MBA नहीं कर सका, पर ये लोग क्या सोचते हैं मैं किसी शॉर्ट कोर्स के माध्यम से जाके उनको सुन सका। तो मैं ऑक्सफोर्ड गया, फिनलैंड गया, सिंगापुर गया, सब जगह जाके देख लिया। सब जगह जाके देखने के बाद जब ये कंटेंट सामने आता है तो वो उसको ज़्यादा सम्मान कर पाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देखने के बाद क्या नहीं मिला और क्या इससे मिलने की संभावना है, तब उनको इस बात का ध्यान जाता है कि हमारे में भी हम कुछ बढ़िया सोच सकते हैं। नहीं तो अभी हमारी एक मानसिकता है कि ऑक्सफोर्ड में कुछ बढ़िया मिलेगा, हाँ वहाँ कुछ बढ़िया होगा जिसमें उन्होंने मेहनत किया है। हो सकता है हर व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में मेहनत किया है, हमको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोचना होगा तो उनसे सीख लेंगे, लेकिन मानव के जीने के बारे में कुछ सोचना होगा। ये तो भारत की एक अनवरत परंपरा रही है कि हमने मानव के बारे कुछ सोचा है, मानव के बारे कुछ पाया है। तो दोस्तों इन दो प्रश्नों का उत्तर कौन बोल के बताएगा? मैं लगातार आपसे पूछते रहूंगा, इसलिए कथा नहीं है, क्लास है ना। लगातार जो कुछ भी मैं बोलता जाऊंगा, मैं हर आधा घंटे बाद आपसे वापस पूछूंगा मैंने क्या बोला, आप बोल के बताइए, आप लिखिए, है ना, आपस में शेयर कीजिए। ऐसा कुछ मैकेनिज्म हम बताते रहेंगे। तो आपकी तरफ से मैं सुनना चाहूंगा कि क्या मैंने 2 क्वेश्चन बोले। हाँ, ये अपना परिचय भी कर दीजिए जो। अच्छा, मेरा नाम चंद्रजीत लाहिरी है, मैं आत्मा यूनिवर्सिटी राजकोट से आया हूँ। तो आप जो बोले हैं उनमें से 2 ऐसे हैं कि आपनों के साथ कोई गिला शिकवा नहीं रखेंगे, नहीं चाहते हैं, ऐसे हम अगर कर सकते हैं तो कैसे होते। एक दूसरों के परिवार को देखकर हमें ऐसे कोई सोच विचार नहीं आना चाहिए कि वो ऐसा होता तो कैसा होता। यही है दोनों, मुझे ऐसा लगता है। गुड, हाँ जी। हेलो, नमस्ते भैया। पहला है कि अपनों के साथ बिना गिला शिकवा हम जी पा रहे हैं। क्वेश्चन गुजराती में बोलो। हमारे अपनों के साथ हिंदी आ जाता है।
आपका ऐसा हो जाता है। હેલો, આપણા પોતાના જ પરિવાર સાથે તૃપ્તિપૂર્વક એક જ છત નીચે આપણે કેવી રીતે જીવી શકીએ અથવા તો જીવી શકીએ છીએ કે નહીં, એ એક પ્રશ્ન છે. અને બીજો છે કે આપણો જે પરિવાર છે એ બીજા કોઈ પરિવાર સાથે કોઈ પણ પ્રકારની તુલના કર્યા વગર કેવી રીતે જીવી શકે, એ બે પ્રશ્નો ઉપર આપણે ભૈયાજીએ આપણી સાથે ચર્ચા કરવાના છે. बढ़िया। भैया मेरा नाम दीपक हेरनार है, मेरा ये दूसरा परिचय शिविर है. जो दो बातें आपने यहाँ पे रखी, कहाँ से आए? मैं नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूँ आओ। जी. तो अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जिया जा सके, ये योग्यता मुझ में आ जाए. और एक मुझ में आ जाए कि मेरे परिवार के सभी लोगों में आ जाए? पहले मेरे मुझ में आ जाए, उसके बाद में एक परिवार में भी वो योग्यता आ जाए. ये दो बातें. बढ़िया। चंद्रमणि गोरखपुर. जी। अपने एक छत के नीचे तृप्तिपूर्वक बिना शिकवा शिकायत के जीना. और दूसरा प्रश्न है कि एक परिवार दूसरे परिवार की जो सुविधाएं हैं, गाड़ी है, मकान है, उनसे प्रभावित हुए बिना अपने अंदर जीवन जीने की योग्यता डेवलप कर सके. ये हमारी जरूरत है कि नहीं? देखो, जब भी किसी के लिए हमारे मन में प्यार होता है तो हमको अच्छा लगता है ना? अपने बच्चे को देख के प्यार आता है, अपने भाई को देख के, माँ बाप को देख के प्यार आता है. ऐसे ही सभी को देख के प्यार आने लगे तो कैसा रहेगा? अभी प्यार आने की बजाय मेरे को उसकी गाड़ी दिखती है, प्यार आने की बजाय मेरे को उसका मकान दिखता है, और मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ. तो मैं वो जो कहानी सुना रहा था 4 लाख वाली, तो अभी मेरे को अपने में सोच के ऐसा लगता है कि जितनी मेरी सैलरी है वो पर्याप्त है, मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं है. तब तक मेरा एक दोस्त आ जाता है, दोस्त आके बोल जाता है मैं तो जो है 10 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ. अब मेरा 4 मेरे को कम लगने लगता है, अभी तक कम नहीं लग रहा था. इसका मतलब है कि ये जो हमारे भीतर अपनी कोई पहचान नहीं है, कंपैरिजन ही हमारी, कंपैरिजन से हम अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. लगातार किसी से कंपेयर कर रहे हैं, चाहे शरीर का कंपैरिजन करें, शक्ल का कंपैरिजन करें, पैसे का करें, पद का करें. हमारी अपनी कोई जर्नी नहीं है, कोई दूसरा पोस्टर हमने अपने आप पे चिपकाया हुआ है. दोस्तों यदि हमारी कोई अपनी जर्नी होगी तो फिर हमको नहीं ध्यान में आता है कि दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है. इसका मतलब है हमारी अपनी कोई जर्नी हमारे पास नहीं है. तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है कि हमारी कोई अपनी जर्नी हमारे पास है, तो जर्नी बहुत अलग तरीके से होती है. चलिए, ये 2 बातें हमने की. और अब जो है 2-3 बातें मैं आपसे कह दूं कि हम सुन पाएँ, उसके लिए क्या करना है. तो एक तो मैंने कहा कि हम सुन पाएँ, ये बड़ी शर्त है. किसी दर्शन की अपनी टर्मिनोलॉजी है, किसी दर्शन का अपना एक फ्लो है, और उसका बर्ड व्यू बनने में एक समय लगता है. हम किसी बात को सुन रहे होते हैं, तो जो मैं कह रहा होता हूं आप उससे दूसरा मीनिंग अपने आप निकाल लेते हैं. जैसे अभी मैंने कहा हम दूसरे की भौतिक वस्तुएं देख के प्रभावित ना हो, इसका मतलब हमको न्यूनतम में जीना है, इसका मतलब हमको कम से कम में जीना है, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा है. ऐसा मीनिंग आप निकाल ही लेंगे. तो इसका मतलब है भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं. जो कुछ कहा जा रहा है वो किसी एक साइड को कहा जा रहा होता है, लेकिन दूसरे साइड के वाले आप अपना निर्णय निकाल ही लेते हैं. इसलिए फोकस इतने बनाए रखिए कि जो कुछ कहा जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, उसके साथ साथ चल पाएँ. और यदि कोई क्वेश्चन नेगेटिव आपके मन में आ जाता है तो उसको लिख लीजिए. मैं आपको दूसरा आश्वासन ये दे रहा हूँ, इस अनुसंधान का ये आश्वासन है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा. जितना दम लगा सकते हो लगा लो. तो क्या करेंगे, जब भी प्रश्न आ जाएगा उसको कॉपी के बैक साइड पे नोट करते जाएंगे, और सभा में जो संदर्भ चल रहा है उसमें वो क्वेश्चन आप करते भी रहिए. कुछ क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा, कुछ को बोल दूंगा कल आने वाला है, तो उस तरह से हम चल लेंगे. लेकिन आप कम से कम एक काम कीजिए कि आप अपने प्रश्नों को कॉपी के बैक साइड पे लिखते जाइए, ताकि एंड ऑफ द डे शिविर के 7वें दिन
आपको ये ध्यान में आएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर मिला, कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। नहीं मिला तो कम से कम बाद में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन 7 दिन में ही दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन 7 दिन में जितने लेके आए थे उतने तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कुछ नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे और आपको ये भरोसा भी हो जाएगा कि प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अनुसंधान में वो ताकत है, उस थॉट प्रोसेस में वो ताकत है कि हमको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आगे की यात्रा को फिर आगे देखेंगे। तो एक तो मैंने कहा कि जितने प्रश्न आएंगे उनको लिखते जाएंगे, बोर्ड के साथ साथ चल पाएं, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके साथ साथ चल पाएं, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसकी तुलना किसी महापुरुष, किसी थियोरी, किसी फिलॉसफी से ना करें। क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 फिलॉसफी में कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है कि हम ये देख सकें कि फिलॉसफी की स्कोप क्या है, सीमा क्या है, उसमें क्या अच्छा है। वो अधिकार कब आता है? जब दोनों पे हमारा समान अधिकार होता है। अभी ना तो इस पे हमारा कोई अधिकार बना है, उसमें भी 2-4 लाइनें कहीं से पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो पूरे 7 दिन मैं केवल आपके बारे में कुछ बोलूँगा। ये ऐसी कथा है, ये मानव कथा है। राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, तो ये मानव कथा है जहां आपके बारे कुछ कहा जाएगा, डायरेक्टली कहा जाएगा, कोई रेफरेंस तीसरा बीच में नहीं आएगा। तो मैं भी कोई रेफरेंस नहीं लाऊंगा। आप भी जब बात करेंगे तो गांधी जी ने ऐसा कहा है, बुद्ध ने ऐसा कहा है, कृपया करके ऐसा ना करें। आपने गांधी जी को क्या समझा, बुद्ध को क्या समझा, अपनी ज़िंदगी में क्या जिया और अपनी ज़िंदगी से क्या बात कर सकते हैं, उसको आप फ्लोर पे लेके आएंगे। किसी जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है उस व्यक्ति की चर्चा हम नहीं करेंगे। किसी भी थ्योरी को पढ़ के आपने क्या समझा, आपने क्या जिया, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आपकी चर्चा करेंगे, आपकी ज़िंदगी की चर्चा करेंगे। जब भी हम चर्चा करेंगे तो आप घटनाओं को, बीती हुई अपनी ज़िंदगी से घटनाओं से उठा के चर्चा करेंगे। मान लो ऐसा हो जाता, मान लो रात को मेरे घर में चोर कूद आए, है ना, तो ये मान लो वाली घटनाओं की चर्चा नहीं करेंगे। लाइव घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में घटी हैं, जो कुछ भी कहा जाएगा डायरेक्टली आपके लिए कहा जाएगा, आप उसको अपनी ज़िंदगी पे डाल के देखें। जो कुछ भी कहा जाएगा वो आपसे आपको मानने के लिए नहीं कहा जाएगा, मैं उसको बोर्ड पे लिख दूंगा। तो मैंने क्या क्या कहा? कंपैरिजन नहीं, और क्या कहा? और क्या कहा? जब भी कहें अपनी बात कहें, है ना, कोई हम थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे। तीसरी बात, जब मैं ये बात बोल रहा हूँगा तो आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी घटनाएं याद आती रहेंगी और आप उन घटनाओं में खो जाएंगे, इसलिए सुनना नहीं हो पाएगा। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बोर्ड के साथ साथ चल पाएँ, बोर्ड के साथ साथ जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको सुन पाएँ और उसके साथ साथ बने रहें। कोई घटना पूर्व में घटी, कोई कोई दुख, कोई भी पीड़ा आपको यदि परेशान करती है तो थोड़ा सा कॉपी के बैक साइड में लिख दें और अपने आप को समझा दें। इसका सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। लगातार पूरी बात को सुनते हुए किसी घटना के सॉल्यूशन को ना देखते रहें। किसी का व्यापार में घाटा हो गया, किसी के संबंध में टूटन है ना, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं है, घर में और बच्चे नहीं सुनते हैं, फैक्ट्री में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो लगातार आपका फोकस बना हुआ है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आएगा। आप जो बोल रहे हो उसमें तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। ये पूरे एग्जिस्टेंस का सॉफ्टवेयर कैसा है, ये पूरा नेचर कैसा है, जब उसके बारे में बता रहे हैं वो समझ में आएगा तो उसमें प्रॉब्लम आपकी अपने आप निपट जाएगी। तो हम प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये पूरा एग्जिस्टेंस नियमपूर्ण है। जब वो नियम समझ में आता है तो हमारे पास समझण आ जाती है। उस समझण के सामने सारी परिस्थितियों को हम हैंडल कर पाते हैं। इसका नाम समाधान है। क्या बात समझ में आई? प्रॉब्लम के अगेंस्ट में सॉल्यूशन होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्यास लगेगी कुआं खोदेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। कुआं खोद के लगेंगे और कुआं खोद के घर में रखेंगे, जब जब प्यास लगेगी पानी पीते रहेंगे। कुआं क्या है? ये पूरा अस्तित्व किसी नियम से संचालित होता है। ये ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है, ना जैन का है, ना बौद्ध का है।
नियम अस्तित्व में है, प्रकृति में है। हमने उन तमाम लोगों को महापुरुष कहा है जिन्होंने इस नियम को पहचानने की कोशिश की है। इसका मतलब है प्रकृति के उन नियमों को पहचान लेना, मानव के बारे में भी उन नियम को पहचान लेना। उन नियम को पहचान लेता हूँ तो कुआं मेरे घर में खुद जाता है और मेरी प्यास हमेशा बुझी ही रहती है। जब जब कोई परिस्थिति आती है वहां से 2 लोटा पानी निकाल के पी लेता हूँ और रोज पीता ही रहता हूँ। तो समस्याओं के अगेंस्ट में समाधान नहीं है, समाधान प्रकृति के नियम की समझ है। उसकी खुशी मेरे भीतर बनी ही रहती है, उसका विश्वास मेरे भीतर बना ही रहता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही रहता है। कितनी बात बोल दिया, कितनी बात बोल दिया, बोल के बताओ, बोल के बताओ। हेलो हाँ जी। हेलो सर, अपनी बात की थी कि एक तो कंपेरिजन नहीं करना किसी दर्शन, किसी बात, किसी पूर्व में जिसके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और दूसरी अपने की कि भी अपनी अपन समय की बात करेंगे, काल्पनिक या किसी ने ऐसा कहा उसकी घटना की चर्चा न करके अपन समय की चर्चा करेंगे। और तीसरा है कि हम जहाँ चल रहे हैं वहीं चलते रहें, पूर्व में ना चले जाएं, ताकि हम इस अध्ययन से वंचित ना रह जाएं। बहुत बढ़िया, शानदार। एक और, कितने लोग परिवार सहित यहाँ बैठे हैं? कितने लोग हैं जो जिनके पूरे परिवार यहाँ बैठे हैं? ऐसा भी कुछ है? पूरा परिवार, ऑफ कोर्स। बढ़िया, तो हम ऐसे परिवारों की गिनती करेंगे जितने लोग यहाँ पूरे परिवार बैठे हैं, वो एक घटना गिनती करेंगे। और एक गिनती करेंगे कितने पति पत्नी यहाँ बैठे हैं। पति पत्नी साथ में दोनों हैं। शानदार, जोरदार तालियां। और कितने वो हमारे आगंतुक मेहमान भी हैं जो अभी पेट में हैं, बाहर नहीं आए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विशेष स्वागतीय लोग हैं वो। तो ये वातावरण उन लोगों के लिए भी बहुत सुखद है। जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो इससे सुंदर गर्भ संस्कार का अवसर नहीं होता है जब हम किसी ऐसे वातावरण में बैठ के शिविर कर रहे होते हैं जहाँ लगातार ज्ञान की बात हो रही है और इतना बड़ा जनमानस किसी ज्ञान को सुनता रहता है। तो ये भी बहुत एक सुखद बात है। तो निवेदन आपसे ये है कि इस बात को सुनते समय आप पति पत्नी को आपस में कोनी नहीं मारोगे। इसलिए पति पत्नी अलग बैठें तो ज़्यादा अच्छा है ना? क्योंकि पत्नी यही सुन रही होती है और पति भी यही सुन रहा होता है, हाँ ये बात इसको सुननी है, और धीरे से देखता है सुन रही कि नहीं सुन रही। तो कृपया करके यहाँ तक आना लाना आपकी मेहनत थी, अब आगे हमारी मेहनत है। आपकी मेहनत पूरी हो गई, आप मुक्त हो जाओ तमाम जिम्मेदारियों से। अब आप केवल अपनी जिम्मेदारी ले लो। मेरे साथ में आए हुए लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अब इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। काफ़ी जिम्मेदारी आपने उठा ली है, तो अब आप इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं कि मेरे साथ में आए लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मेरा बेटा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और नहीं सुन रहा है तो कैसे बाहर निकल के उसको डांटूंगा। तो ये सबसे काम चलने वाला नहीं है। आप शिविर में ले आए हैं, अब आप भूल जाइए। दूसरा, शिविर में बैठ के जैसे ही आपको मजा आने लगेगा आप लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे अगले शिविर में किस किस को लाना है। तो कृपया ऐसा काम भी ना करें। ये 7 दिन आपने अपने लिए निकाले हैं, केवल अपने लिए निकाले हैं। अब भूल जाइए पति पत्नी बच्चे परिवार, केवल व्यक्ति के रूप में यहाँ मौजूद रहिए। और जो कुछ भी कहा जाएगा वो समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए समझने का काम स्वयं में होता है। यदि पत्नी बीवी बच्चा भी आपसे प्रभावित होगा तो आपके आचरण से प्रभावित होगा। उनको पकड़ के समझाया नहीं जा सकता है, किसी को समझने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता। ये खुशी से होने वाला काम है, ये उत्सव से होने वाला काम है। तो कितनी बात बोला, कितनी हो गई? सब ध्यान में रहेगा अब, है ना? ये सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। मेरी उम्मीद है कि इस शिविर से हम एक नई करवट लेंगे और नए आयाम खोलेंगे। वो पूर्व तैयारी हमारी मानसिक रहे, इसलिए ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो कुछ मैंने कहा मैं उसको बोर्ड पे डाल देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा। मैं आपसे किस तरह से बात करूँगा, इस शिविर में बात करने की शैली क्या होगी, उसको भी लिख देता हूँ।
तो जो भी कुछ कहा जाएगा उसको आप माने, ऐसी आपसे अपेक्षा नहीं है। तो जो कुछ भी कहा जाएगा उसको मानना है, ऐसा नहीं है। कोई चीज छोड़ने के लिए कहा जाएगा, ऐसा भी नहीं करेंगे। कोई उपदेश दिया जाएगा 4 बजे सुबह उठना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहेंगे। ये करो और ना करो, ऐसा भी कुछ नहीं कहा जाएगा। एक बार भी चाहिए शब्द का उपयोग नहीं होगा। ये मेरी तरफ से आपको इस शिविर में हम किस तरह से बात करेंगे उसकी शैली ऐसी रहेगी। तो क्या लगता है, यदि ये 5 काम अपने घर में नहीं करोगे तो क्या करोगे? माइक बहुत बढ़िया है, माइक के लिए धन्यवाद। तो कहीं कहीं कल का माइक अच्छा नहीं था, अहमदाबाद वाला है ये इस, हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि लगातार बात करना पड़ता है ना। हाँ जी, क्या बोला था मैं, क्या बोला मैंने? यदि ये 5 काम आप अपने घर में नहीं करोगे तो क्या बात करोगे? बस यही करोगे जो अभी है, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बात करने के लिए कुछ है नहीं। या तो हम घर में किसी को मना रहे होते हैं, या कुछ छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं, या कोई उपदेश दे रहे होते हैं, ये करो ये ना करो, ऐसी बातें ही हम कर रहे होते हैं। ये मानव के साथ बात करने का तरीका नहीं है। इसका मतलब है कि मानव के साथ बात करने का तरीका क्या है? लगातार हम प्रस्ताव आपके सामने रखते जाएंगे। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव बेसिकली मध्यस्थ दर्शन है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2500 साल पहले जैन और बौद्ध दर्शन आया, उसके बाद मात्र ये 50 साल पहले 1970 में मध्यस्थ दर्शन भी संसार के सामने आदरणीय नागराज जी के माध्यम से प्रकट हुआ। मध्यस्थ दर्शन की परिचयात्मक प्रस्तुति को जीवन विद्या शिविर बोल रहे हैं। इसके माध्यम से प्रस्ताव आपके साथ रखते जाएंगे। प्रस्ताव कैसा होगा? देखिए, ये बात तो समझ में आ रही है कि अब ज्ञान किसी व्यक्ति, देश, धर्म, जाति का मोहताज नहीं है। ज्ञान तो अस्तित्व का नियम है, अस्तित्व में कोई वास्तविकता है, वो तो कोई निरंतरता है। इसका मतलब है जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी प्रस्ताव होगा वो यूनिवर्सल होगा। यदि वो यूनिवर्सल होगा तो वो लॉजिकल ही होगा। लॉजिकल होगा, यदि कोई चीज़ यूनिवर्सल है, लॉजिकल है। हम साइंस को क्लासरूम में इसलिए लेके आ पाए क्योंकि जो कुछ भी है वो यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, इसलिए वो अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है इसलिए वो प्रैक्टिसेबल है। प्रैक्टिसेबल है, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है, इसलिए रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल है, हेंस वेरीफाइएबल है। इस शैली में हम बात करेंगे। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम है, तर्कपूर्ण है, समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिया जा सकता है, सभी जी सकते हैं, सभी जी सकते हैं। इसी को कहा प्रमाण है। यही प्रमाण है। साइंस में प्रमाण कैसा होता है? लैब में बार बार सेम रिजल्ट आता है ना, उसके प्रोसेस के बाद सेम रिजल्ट आता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रमाणित है। मानव के लिए लैब क्या होगी, है ना? परिवार ही आचरण रूपी लैब है जहां मानव का ज्ञान प्रमाणित होता है। परिवार ही हमारे लिए हमारे ज्ञान की लैब है। तो परिवार एक बड़ी घटना है।
परिवार एक बड़ी घटना है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। परिवार एकमात्र प्राकृतिक संस्था है, बाकी सभी हमारे द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। तो ये परिवार रूपी प्राकृतिक संस्था का औचित्य, इसकी उपयोगिता कितनी बड़ी है, वो समझ में ना आने के कारण लगभग हम इस जगह में पहुंच गए हैं जहां शादी का कोई औचित्य हमको बचता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जितनी हमारी अभी तक की मान्यताएं थी शादी को लेके, वो तमाम मान्यताएं धाराशायी हो गई। पुरानी मान्यता थी शादी हो जाएगी तो घर में खाना मिल जाएगा, आजकल जोमेटो टोमेटो। रात को भी 12 बजे बटन दबाओगे तो शानदार गर्म खाना मिलेगा, शायद पत्नी भी उतना गर्म खाना ना बनाए, मूड है कि नहीं है, लेकिन उधर तो हमेशा गर्म खाना मिलेगा। तो खाना बनाने के लिए पत्नी की आवश्यकता नहीं है, और बच्चे के लिए भी पत्नी की आवश्यकता नहीं। उसके लिए भी IVF और तमाम टेक्नोलॉजी आ गई। फिजिकल रिलेशन के लिए भी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए भी तमाम एप्लीकेशन है। हर शहर में आप घर जैसा फील कर सकते हैं। अब क्या करें? औचित्य खत्म हो गया है। किसी सोशलाइजेशन की किसी समाजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका फ्रेंड सर्किल और आपका जीवन शैली। तो इन सारी बातों को देखेंगे, परिवार कोई ऐसी जगह है जहां हमको जिंदगी मिलती है, और जहां हमको जिंदगी मिली है इस बात का प्रमाण हम पाते हैं। तो धीरे धीरे उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार कोई बड़ी घटना है। कल मैं अहमदाबाद में शिविर कर रहा था, तो एक सज्जन बोले कि हम बौद्ध को फॉलो करते हैं, बहुत सारी बातें तो आप ऐसी कह रहे हो, पर आप नई बात कह रहे हो, ये परिवार की बात हम नहीं कर पाते। परिवार को लेके जितना ठोस बात की जा रही है, देखो हम बात तो कर रहे हैं क्या वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, है ना। हम पूरा विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का डंका पीट रहे, और वसुधैव कुटुंबकम से बड़ी बात और क्या की जा सकती है। लेकिन इससे यह भी समझ में आता है, मैं सभा से हाथ उठवाता हूं, कितने लोग हैं जिनकी फैमिली कल तक जॉइंट थी, आज नहीं है? हाथ उठाइए। कल तक थी, आज नहीं। जिनकी आज है उनकी कल रहेगी। रहने की संभावना ज्यादा है कि नहीं रहने की संभावना ज्यादा है? नहीं रहने की संभावना ज्यादा है। आप बचा नहीं पाएंगे। यदि कोई अलग से प्रयास हम नहीं करते हैं, यदि कोई ठोस प्रयास उस दिशा में नहीं करते हैं, तो हम बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस धारा में हम शामिल हो गए हैं, ये धारा वहां जाती है जहां डिवोर्स रेट 91.6 है पुर्तगाल का, और फिनलैंड जिसको हम देश का सबसे विकसित देशों में शामिल करते हैं, उनके यहाँ डिवोर्स रेट 61.5 है। जिन विकसित देशों की बात करते हैं, उनके यहाँ 2018 का डाटा बोलता है कि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा होते हैं, है ना। हमारे यहाँ यदि बच्चा विदाउट मैरिज पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नाजायज बोलते हैं, लावारिस बोलते हैं। तो देश की 40% जनता लावारिस है। उनका पालन पोषण कौन करेगा? उनका भावनात्मक विकास कैसे होगा? वो बड़े होंगे तो क्लास में गन लेके बच्चों को नहीं भूनेंगे तो क्या करेंगे? अमेरिका में आए दिन ये घटनाएं घटती हैं। कोई भी रिवॉल्वर निकालता है, 10-20 को निपटा देता है, क्योंकि उसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ है। और जिसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ है, वो मानव को प्यार कर पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी मौलिक बातें हैं, हम किन्हीं मान्यताओं के आधार पर चल रहे थे, और मान्यताएं गिर गई हैं समय के साथ साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तर्क की यात्रा में, लॉजिक की यात्रा में आस्थाएं गिरती हुई दिखाई देती हैं। पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सुख की चाहना पैसे के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। आदमी के साथ जीने का कॉन्फिडेंस घटता हुआ दिखाई देता है। और इतना झेलने के लिए इतना कोई क्यों झेले? तो ये सब तमाम चीजें, हम एक परिवार विहीन समाज की ओर बढ़ रहे। तो यहां से ये समझ में आया कि हम किस तरह से बात करेंगे और किस तरह की बात करेंगे। जो कुछ मैंने आपसे कहा, क्या क्या नहीं करना है, किसी दूसरी थियरी और महापुरुष के साथ में तुलना नहीं करना है। हम बेसिकली ये सारी बातें किस लिए हैं? क्या कि हम सुन पाएं। बड़ी घटना है कि हम साथ साथ चल पाएं,
हम सुन पाएं, अपनी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनमें ना उलझे रह जाए, उनको उठा के बाजू में रख दे, है ना। दूसरा समझ रहा है कि नहीं, दूसरे के समझने की जिम्मेदारी ना ले। और समझना स्वयं में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। तो हमारे बात करने की सीमा स्वयं और परिवार होगा। स्वयं में समझने की बात करेंगे और परिवार में उसको हम जी पाए कि नहीं जी पाए प्रमाण की बात करेंगे। तो इस रूप में हम आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। तो ये हमारी पृष्ठभूमि हो गई कि हम 7 दिन में कैसे चलेंगे, उसके बारे में हमने कोई बात की। अभी यदि मेरे को लग रहा है कि कहाँ हम यदि मानव की बात करेंगे तो उसका जिंदगी का लगभग 3 साल अपने परिवार में गुजरता है, फिर 3 से लेके 20-22 साल तक किसी स्कूल या कॉलेज में गुजरता है, उसके बाद वो किसी समाज में आता है। तो 3 साल माँ बाप के साथ रहा। आपको ये ध्यान में होगा, कोई बच्चा गलती करता है तो उसके प्रति बाकी लोग का भाव कैसा आता है? कोई बच्चा गलती करता है तो बाकी लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं? इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, है ना, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। मुझको लगता है कि कुछ चीजें इस तरह से भी प्रेरणा दे सकती हैं कि अभी यदि कोई मशीन में गलती खराबी निकलती है तो हम गलती फिक्स करते हैं। एक उपभोक्ता फोरम नाम की चीज है। कोई मशीन खराब निकल आई तो आप कंपनी को वापस देते हो, कंपनी उसकी गारंटी वारंटी देती है, और नहीं जाते हैं तो उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। तो कुल मिला के यदि कोई चीज में कमी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं फिक्स होती है। 20 साल की एजुकेशन के बाद यदि एक व्यक्ति ने अपराध किया, मां के पेट से तो वो गलती लेके आया नहीं था। हर बच्चा जब मां के पेट से आता है तो क्या लेके आता है? हर बच्चा जब मां के पेट से आता है, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो 4 चीजें लेके ही आता है। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, हर बच्चा जन्म से अपने लिए न्याय चाहता है, अपने लिए न्याय चाहता है। हर बच्चा सत्यवक्ता होता है, हर बच्चा सही कार्य भी करता है, सही व्यवहार भी करना चाहता है। ऐसा हर बच्चा दुनिया का पैदा होता है। इसमें कोई क्या बोलेंगे इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई वो क्या बोलते हैं, हाँ चलो जो भी, वो कहीं कहीं वो होते हैं ना अपवाद। जब हम कोई चीज कह रहे होते हैं तो उसमें कहते हैं कि नहीं इसमें ये अपवाद है, ये गुंजाइश तो, इतनी गुंजाइश तो रह सकती है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है। दुनिया के सभी बच्चे जन्म से जिज्ञासु होते हैं। लगातार जैसे मैं कहता हूं 2 साल का बच्चा ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है। तो 2 साल के बच्चे को पता है कि ज्ञान मेरी ज्यादा बड़ी जरूरत है, खाना मेरी छोटी जरूरत है। और हम लोग को बड़े होके क्या पता है? अब हम बड़े लोगों को क्या पता है? हम बड़े लोगों को और हम छोटे लोगों को धीरे समझा देते हैं, बी प्रैक्टिकल। वो पूछो जो एग्जाम में आता है, वो पूछो जिससे पैसा आता है, भी प्रैक्टिकल। तो हम बड़े लोगों को एक ही बात समझ में आती है कि दिन भर काम किए, पैसा कमाया, पैसा कमा के घर ले गए,
घर जाके खाना खाया, टंकी भरी, सो गए, सुबह टंकी खाली किया, वापस टंकी भरा और फिर निकल गए अगले दिन टंकी भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और बीच में कुछ नई टंकियां और पैदा कर दी। इतनी ही जिंदगी है। कितने प्रतिशत लोगों की? कितने प्रतिशत लोगों की? तो पुरानी टंकियां बनाए रखना, नई टंकियां मल्टीप्लाई करते रहना, इतना ही काम हमने किया है, जबकि एक बच्चा इससे ज्यादा की अपेक्षा लेके आता है। सोच के देखिए, हमने बच्चों को जिंदगी दी है कि जिंदगी छीनी है? मैं बहुत कुछ ऐसा कहूंगा शिविर में जो आपको खराब लगेगा, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको कहना पड़ेगा। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ कुछ मैं ऐसा कहूंगा जिसको सुन के आपको खराब लग सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि एक बच्चा जन्म से उसको पता है कि ज्ञान मेरी बड़ी जरूरत है, खाना मेरी छोटी जरूरत है। बड़े होते होते हमने उसको बता दिया है कि खाना एकमात्र जरूरत है। खाना मतलब फिजिकल चीज। इसका मतलब है हमने बच्चे की जिज्ञासा का पोषण किया कि बच्चे की जिज्ञासा को खत्म किया। दो बच्चों को, एक को सामान ज्यादा दे दो, एक को सामान कम दे दो, तुरंत कम वाला क्या बोलता है? मेरे को कम मिला है। इसका मतलब है कि उसके भीतर न्याय की अपेक्षा है, उसको बराबरी में देखा जाए, उसके साथ बराबर व्यवहार किया जाए। एक बच्चे में न्याय की अपेक्षा है, लेकिन अभी उसको दूसरों के साथ न्याय करने की योग्यता नहीं है, अपने लिए न्याय की अपेक्षा है। तो बड़ा होके उसमें दूसरों को भी न्याय देने की योग्यता आ जाती तो ये उसका जीवन सही अर्थों में, उसकी जिज्ञासा शांत हो पाती। लेकिन ऐसी जिज्ञासा होने की बजाय अब तो बड़ा होके वो स्थिति में आ जाता है, किसी के साथ अन्याय भी करना पड़े अपनी सफलता के लिए तो चलेगा। हमने उसको यहां पहुंचा दिया। संवेदनशीलता पशुओं में भी पाई जाती है। पशुओं में संवेदनशीलता दूध के रिश्ते के साथ देखी जाती है ना। ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि गाय पैदा होने के बाद बच्चे को कुएं में डाल दो तो गाय पीछे से कुएं में कूद जाएगी, 1 साल बाद डालो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पशुओं में संवेदना दूध के रिश्ते के साथ पाई जाती है। मानव में संवेदना मानव का मिनिमम श्रृंगार है, संवेदना मानव का मिनिमम आचरण है। और हमारा आचरण जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, हम संवेदनशीलता की ओर जा रहे हैं कि संवेदनहीनता की ओर जा रहे हैं। बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन है और बच्चे एटीएम मशीन बन जाएं, ये माँ बाप की सफलता है। पैकेज, उपलब्धि पैकेज के अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास। तमाम बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने के बाद, तमाम IITs करने के बाद किसी बैंक में जॉब करते हैं। और हमारा एक बेटा बैंक में जॉब करने गया तो उसको बताया गया कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा। आदमी कितनी इनकम कमाता है और कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी जेब से कैसे पैसा निकाला जा सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। मैं आज भी ये सोच के आश्चर्यचकित रहता हूं, मेरे को 20-22 साल की उम्र में सद्बुद्धि कैसे आई। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मैं जब 22 साल में जॉब में गया तो मैं सोचने लगा था कि मैं मजदूर नहीं हूं, मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, है ना। पैसा मेरे पीछे आएगा, मैं पैसे के पीछे नहीं जाऊंगा। पैसा तय नहीं करेगा कि मुझको क्या करना है, मैं तय करूंगा कि मुझको क्या करना है और किसके लिए करना है और क्यों करना है। ऐसा मेरे को उस समय में ध्यान में आने लगा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अपना शोषण कराने के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं कराता हूं। तो जब मानव में सोचने की सामर्थ्य बनती है कि आखिर उसके जीने का पर्पस क्या है, क्यों, और एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट आएगा मेरी जिंदगी में, ऐसा मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं तो इतना ही सोच रहा हूं कि आज टंकी भर जाए, कल टंकी भर जाए और थोड़े से शौक पूरे हो जाएं। तो इसका मतलब है कि जिंदगी को जिंदगी के कैनवस पे हमने देखा ही नहीं है, जिंदगी को जिंदगी की तरह से हमने देखा ही नहीं है। जो कुछ हमारे आसपास चल रहा था, सभी मजदूरी कर रहे थे, हम भी एक मजदूर बन गए। कुछ लोग की मजदूरी कम है, कुछ लोग की मजदूरी ज़्यादा है। जिंदगी ना छोटी मजदूरी वाले के पास है, जिंदगी ना बड़ी मजदूरी वाले के पास। तो इसका मतलब है ये हमारे ध्यान में आ गया
कि बेसिकली एक बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। जब पहली बार शब्द बोलता है तो कितना खुश होता है, जब पहली बार घुटने से चल पाता है तो कितना खुश होता है। इसका मतलब है वो सही समझना चाहता था, इसलिए हम उसको कोई चीज़ को समझा पाए, उसको बोलना भी आ गया, चलना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया। नहीं आया तो क्या नहीं आया? हम गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम गलतियों से सीखते हैं? देखो, सारे ही मानते हैं। यदि हम गलतियों से सीखते होते तो हमने परिवार में पति पत्नी के झगड़े को देखा, भाई भाई के बंटवारे को देखा, और बीच में एकता कपूर के सीरियल भी देखे। बड़े होते होते परिवारों को टूटते हुए देखा। जब मेरा शादी का समय आया तो मैंने सारी गलतियों को देख लिया और गलतियों से सीख के संबंध में जीने की योग्यता आ गई। और जब मैं शादी करता हूं तो एक ऐसी सफल शादी करता हूं जिसमें कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होता है। ऐसा हो पाया क्या? तो गलतियों से क्यों नहीं सीखा? आप तो कह रहे थे हम गलतियों से सीखते हैं, है? अपनी गलतियों से। अच्छा, मैं शादी करूंगा, मैं डिवोर्स करूंगा, जब अगली शादी करूंगा तब मैं ठीक जीऊंगा, आप ऐसा कह रहे हैं। तो इसका मतलब एक डिवोर्स तो मैं करके देखूंगा ही, ताकि वो मेरा लर्निंग प्रोसेस होगा। फिर हो सकता है दूसरे तीसरे में और लर्निंग प्रोसेस रहे और 50 की उम्र में समझ में आए कि जिया कैसे जाता है। ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ। भारत का डिवोर्स रेट 1% है और उन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज का डिवोर्स रेट, और भारत में डिवोर्स रेट इसलिए नहीं है कि हमको जीना आता है, इसलिए है कि पत्नियां झेल लेती। जैसे जैसे महिलाओं ने झेलने से मना कर दिया है और जैसे जैसे कहीं कहीं पुरुष भी झेल लेते हैं, इसलिए रिश्ते बच जाते हैं। कहीं कहीं पत्नी पति स्वरूप में होती है, तो पत्नी झिला रही होती है, पति झेल रहा होता है। कहीं पत्नी तो कहीं कहीं दोनों बराबर का अपना हिस्सेदारी निभा रहे होते हैं। सब तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया। जो जिन देशों को आज हम जिनके डिवोर्स रेट बड़े बोलते हैं, वो भी 100 साल पहले किन्हीं मान्यताओं के चलते वो भी जॉइंट फैमिली में थे। लंदन में जॉइंट फैमिली नहीं थी, या कभी फिनलैंड में जॉइंट फैमिली नहीं थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम कबीला युग से निकल के आए होंगे, जंगल युग से निकल के आए होंगे, हम साथ ही रहते होंगे, ये तो सामान्य ही बात है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे हम में विचार पक्ष आया, जैसे जैसे हम भय से मुक्त हुए, है ना। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में क्या किसान आपस में झगड़ा बहुत करता है। एक मेंढ के पीछे मेरी मेंढ 1 फुट आगे 1 फुट आगे, है ना, बाकी में कुछ नहीं करेगा। इस एक मेंढ के ऊपर झगड़ा करेगा और एक कोर्ट केस में चलता रहेगा। तो जैसे बिजनेसमैन फैमिली में एक सीए रहे, बिजनेसमैन फैमिली में एक सीए रहे, ऐसी अपेक्षा करते हैं, ताकि बहुत सारा सीए रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। ऐसी हमारी फैमिली में उस समय एक चलन होता था कि परिवार में एक वकील तो अपना हो, क्योंकि झगड़ा करना तो हमारा पुश्तैनी काम। तो वकील अपना रहेगा तो केस वेस लड़ते रहेगा, क्योंकि झगड़ा तो हमको करना ही है। और ये हमारे यहाँ बहुत ना खुल्लम खुल्ला होता है। किसी से थोड़ी सी अनबन हो गई तो तय कर दिया, इस बार का गन्ना तेरे ऊपर न्यौछावर, पहले से तय कर देते। तो झगड़ा करना एक बहुत कॉमन घटना है, और बात बात पे झगड़ा करने को, दूसरे को दबा लेने को, दूसरे को हरा देने को हम वीरता मानते हैं, है ना। ऐसा भी पूरी की पूरी जीवन शैली है। भिंड मुरैना में आज भी ऐसी कम्युनिटी पाई जाती है जिसके विवाह के समय, इसलिए उसकी विवाह की क्वालिफिकेशन है कि उसने कितने मर्डर किए हैं, कितनी डकैती डाली है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी ही डकैत कम्युनिटी होती है। तो किसी समाज में शादी का क्वालिफिकेशन भी ये हो सकता है कि आपने कितनी चोरी की है, कितनी डकैती डाली है, कितना मर्डर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम कंट्रीज में जहां रिश्ते टूटते टूटते आज इस जगह में आ गए कि मैरिज की डिवोर्स रेट 71%, 91%, 61% पे चला गया, उन्होंने गलतियों से क्यों नहीं सीखा? कौन किसी से भी कोई शादी करे, कैसे भी शादी करे, कोई भी प्यार से जीना चाहेगा कि डिवोर्स करना चाहेगा?
और झगड़ा होता होगा तो, डिवोर्स होता होगा तो किसी अनबन से ही होता होगा, किसी दुख से ही होता होगा। तो क्यों ये लोग गलतियों से नहीं सीखे? और विश्व में हम तमाम गलतियों से सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। कई देश इस जगह में पहुंच गए हैं जहां सरकारें हैं और लोग हैं और कंपनियां हैं, रिश्तेदार, कुछ परिवार विहीन देश की तरफ हम, परिवार विहीन समाज की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि आदमी के जीने का अब क्या है, फिजिकल नीड चाहिए, उसके पूरे होने का जुगाड़ अलग से है, खाने की चीज चाहिए, उसके लिए जुगाड़ अलग से है। फिर ये परिवार बसाने की कंजट करने की रोज जरूरत क्या है? रोज नई वैरायटी, रोज नयापन। एक ही के साथ कैसे जिंदगी भर जिया जा सकता? कैसे एक को जिंदगी भर झेला जा सकता? ऐसा भी लोग सोचते हैं। इसका मतलब है हम गलतियों से नहीं सीखते हैं। चाय पी लो, फिर देखते हैं कैसे सीखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।